जय जय। पूजा, तुमने फोकस शिफ्ट शायद चंद्रा जी पे किया? नहीं। अब ठीक है ना? ठीक। चलो, आवाज वगैरह आप बताते रहना, कहीं कोई गड़बड़ हो तो हम रोक देंगे। हाँ जी, हाँ बता देंगे। तो पिछली बार हम लोग अल्फाबेट के बारे में पढ़े थे, है ना? जी हाँ। और ये पूरे पे लगा दो। तो एक्चुअली में ये सब्जेक्ट तो बहुत लंबे होते हैं ना, हर चीज में गहराई में जाओ व्याकरण के हिसाब से और चीज़ों के हिसाब से बहुत लंबे पड़ जाते हैं, पर टाइम थोड़ा कम है तो हम एक बार सिर्फ जस्ट थोड़ा सा परिचय करा पाए आपको। और महत्वपूर्ण जानकारी थी ये, क्योंकि इसके बिना संस्कृत के उच्चारण में बड़ा मुश्किल आती है, तो इसलिए वो बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ा बेसिक ये पकड़ लिया, बाकी हम फिर आगे दौड़ेंगे, फिर वो तो अपना याद करने के ऊपर और कितना हम लोग ग्रहण कर पाते हैं, होमवर्क कर पाते हैं, उसके ऊपर जाएगा सारा कुछ, है ना? तो कुछ चीज़ें जो बहुत ही ज़्यादा डीप हैं उनको मैं छोड़ भी रहा हूँ साथ साथ में, मेरे आगे जो आ रही हैं, लगता है कि ये इधर ही जाएंगे तो फिर उधर एक अलग से क्लास बन जाएगी पूरी। तो कुछ कुछ चीज़ें छोड़ रहे हैं और कुछ कुछ जो बहुत ज़रूरी है उसको हम लोग ले रहे हैं, जिससे कि 4-5 क्लासों में मैं आपको एक बेसिक परिचय करवा दूँ लगभग, फिर हम आराम से धीरे धीरे चलेंगे जब भी समय उचित होगा। तो पिछली बार हम लोगों ने स्वर और व्यंजन देखे थे, और स्वर और व्यंजन में वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स, तो इसमें इनका उच्चारण स्थान जो है, प्रोनाउंसिएशन जो का जो जगह है हमारी मुख में, कौन कौन से अक्षर कहाँ कहाँ से बोले जाते हैं। तो ये जो अक्षर जहाँ से बोला जाता है, यदि वहीं से उसका उच्चारण किया जाए तो ये भाषा बहुत शुद्ध हो जाती है। अदरवाइज हम कहीं से भी फिर आवाज़ निकालने वो बात अलग है, पर भाषा की शुद्धता डिपेंड करती है उसके प्रोनाउंसिएशन पे। तो वो मैंने आपको पिछली बार बताया, जैसे हमारे क वर्ग था, क ख ग घ, तो इनका जो स्थान था ये कंठ, यहाँ से लिया जाता था। और जो दूसरा है च छ ज झ, इनका स्थान था तालु, दांत के ठीक ऊपर। और तीसरा वर्ग था ट ठ ड ढ, तो तालु से भी ऊपर थोड़ा सा अंदर जाके और बीच में बिल्कुल, उसको बोलते हैं मूर्धा। और मूर्धा के बाद फिर त वर्ग आता है, त हमेशा दांतों से डीप टच होती है, तो त वर्ग बोला जाता है। प वर्ग था ओठों का। तो आप लोग चाहें तो एक बार इसको, कोई इच्छा है किसी की तो उसको प्रोनाउंस कर सकते हैं, मतलब जस्ट प्रैक्टिकल करने के लिए, तो आपको मालूम पड़ेगा कि ऐसा बोला जा रहा है नहीं बोला जा रहा है, कि वो जीभ को वहाँ टच होना ही चाहिए। तो आप लोग ट्राई करेंगे तो बहुत बढ़िया है। और इसमें 2-3 अक्षर और भी रह गए थे, एक य, एक र, एक ला और एक वा, या व रा ला। तो या का जो स्थान है वो सेम तालु है, जहाँ से हम लोग ट वर्ग बोलते हैं, वहीं से तालु से ही या बोला जाता है। र का स्थान मूर्धा, तालु के फिर अंदर चले गए, वहाँ से य अक्षर बोलते हैं। और जो ल है, ल त वर्ग के साथ चलेगा, तो दांतों से इसका स्थान फिर दांत में आ जाता है ल का। और जो व है, व का दांत भी टच होंगे और ओठ भी सिकुड़ेंगे भीतर को, तो वा बोला जाएगा। तो ऐसे ही बताते हैं कि र का उच्चारण यदि ज्यादा किया जाए तो बाकी जो अक्षर हैं, जितने अल्फाबेट, उतने ज्यादा शुद्ध निकल सकते हैं। जैसे कोई गाना वाना हम लोग गाते हैं, संगीत की प्रैक्टिस करते हैं, तो सरगम जितनी ज्यादा माजेंगे, गाने में तो 100 आए या नहीं आए, लेकिन सारे गामा पाधा निसा, ये 7 ऐसे स्वर हैं कि इनका जितना अच्छा रियाज होगा उतनी अच्छी हमारी गाने में ताल और उससे चलेगा हमारा। तो इसलिए संगीत में सरगम पे बहुत ध्यान दिया जाता है। 6-6 महीने सरगम पे निकाल दिए जाते हैं, तो उससे ये भी पता लगता है कितना सहन करने की शक्ति है, कितना पेशेंस है, क्योंकि सरगम में जो टिका नहीं फिर वो गाना भी नहीं टिक पाएगा उसमें। तो एक होता है डायरेक्ट गाना सीख लेना, कुछ कीबोर्ड से सीख लिया, और एक होता है सरगम के साथ। तो डायरेक्ट जो सीखते हैं वो सिर्फ वही गाना बजा सकते हैं सीखा है, पर सरगम से यदि सीखा तो हम कोई भी गाना निकाल सकते हैं।
पता लग जाता है कौन से राग का है। तो वही चीजें इसकी हैं कि अल्फाबेट यदि ढंग से पकड़ लिए तो बाकी, अभी मैं आपको मान लिया कोई श्लोक रटवा दूं तो श्लोक आप बोल लेंगे, उससे मिलता जुलता दूसरा श्लोक भी बोल लेंगे। बट अभी कहीं बाहर से तीसरा ऐसा श्लोक आए जिसमें वैसे अक्षर भी नहीं हो, वैसा भाव भी नहीं हो, तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो यदि ये जानकारियां हैं तो हम उसको शुद्ध बोल पाएंगे, फिर चाहे कोई भी ग्रंथ आ जाए सामने। तो इसलिए तो इसके ये सब अक्षर होते थे। अच्छा, इसमें भी ये होता है कि एक चीज व्याकरण में और भी देते हैं कि जो 4 अक्षर होते हैं, जैसे एक ही लाइन में मैं बताऊंगा, बाकी चीजों में आप समझ जाना। जो 25 अक्षर है कॉन्सोनेंट के, क ख क च ट त प, ये 5 वर्ग बताए थे ना मैंने। तो एक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, क ख ग घ ग, फिर च छ ज झ य, फिर त ठ ड ढ ण, फिर त थ द ध न, प फ ब भ म। तो ये 25 अक्षर होते हैं। 25 अक्षरों में सबसे लास्ट के अक्षर आप छोड़ दो तो 4-4 अक्षर बचे, तो 4 पंजे 20, टोटल 20 अक्षर हो गए। तो इसमें जो है, जैसे एक हम लेंगे क, दूसरा आया ख, तीसरा आया ग, और चौथा आया घ। ऐसे ही हम इसमें च वाले में, च वर्ग में भी ले लेंगे, च छ ज झ, फिर त थ द ध, और प फ ब भ, और इस तरह करके जो तो 20 अक्षरों। इसमें एक चीज और समझने की होती है कि ये वाला अक्षर और ये वाला अक्षर, सारी 20 के 20 अक्षर जब हम ऐसे लिखेंगे लाइन से, तो पहला अक्षर और तीसरा अक्षर उस लाइन का, इसको व्याकरण में बोलते हैं अल्प प्राण। इसका नाम है अल्प प्राण। और ख और ये घ, यानी कि दूसरा अक्षर और चौथा अक्षर, इसको हम लोग बोलते हैं महाप्राण व्याकरण में। तो जैसे स्थान के नाम है, ऐसे इनके दूसरे नाम भी है। कुछ अक्षर अल्प प्राण वाले होते हैं, कुछ महाप्राण वाले होते हैं। अल्प और प्राण और महाप्राण में क्या अंतर है, क्या क्यों ऐसा बोलते हैं, उसका एक उदाहरण है। जिस अक्षर को बोलने में कम ताकत लगे, कम ऊर्जा लगे, उसको बोलते हैं अल्प प्राण। और जिसको बोलने में ज्यादा ताकत लगाई जाए, ज्यादा एनर्जी लगे, उसको बोलते हैं महाप्राण। जैसे हम बोलेंगे क, थोड़े में बोले, लेकिन ख बोलते ही अंदर से एक ज्यादा हमें ताकत लगानी पड़ी, ज्यादा फोर्स लगा। से ग और घ, आप खुद भी प्रैक्टिकल करके देखिए तो आपको पता लगेगा कि उसमें ज्यादा फोर्स देना पड़ रहा है, हमें ज्यादा ताकत लगानी पड़ रही है। तो जो ये पहला अक्षर तीसरा अक्षर अल्प प्राण 20 के 20 में, और दूसरा अक्षर और चौथा अक्षर ये है महाप्राण। तो चंद्र साहब जी, एक बार आप ट्राई करके देखो क ख ग घ में। क ख ग घ। तो पंडित जी, इसीलिए इंग्लिश में क को के और ख को के एच लिखते हैं, हाँ जी, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा। इसी तरह ग को जी और घ को जी एच, हाँ जी, क्योंकि एक्स्ट्रा फोर्स लगानी पड़ती है, मतलब अगर एक्स्ट्रा प्राण लगता है। जी 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 जी। ठ ड ढ। हाँ जी, ठीक। हाँ जी। तो बोलेंगे, तो के बाद आप बोलो तो थ द ध न, तो बोलो। त थ द ध न। हाँ, ठीक है। तो थोड़ी सी ताकत, और ध। हाँ तो जी। इसको बोलते समय भी, श्लोक पढ़ते समय भी, जब हम संस्कृत के वेद पढ़ते हैं, हालांकि ये ऐसी चीजें हैं कि भाषा में कम पता लगती हैं, लेकिन ये चूंकि ये जब संस्कृत में वेद बने, तो वेद को पढ़ने के लिए इन चीजों की बहुत जरूरत पड़ती थी। तो वेद अच्छा। मंत्रों का जो परिणाम लेना है, वेद मंत्रों का जो जो रिजल्ट आना चाहिए, जो आज नहीं आ पाता है, तो वो यही कारण कहीं ना कहीं रहता है। शरीर में वो ताकत नहीं लग पाती, जो ताकत नहीं लग पाती, जो ताकत हमको लगानी चाहिए वेद में। इसलिए सारी समस्याएं आती हैं। तो यदि हम उसी ताकत से और उसने ही, और इसके में एक और भी चीज होती है, वो भी आपको बताऊं। इसमें मात्राएं होती हैं। तो
एक मात्रा जब बोलेंगे तो उसको बोलते हैं ह्रस्व। ह्रस्व माने थोड़ा टाइम। और एक होता है दीर्घ। दीर्घ मतलब ज्यादा टाइम। यूजुअली सारी भाषाओं में दो ही मात्रा होती है, या तो धीरे बोलो, धीरे का मतलब थोड़ा कम टाइम में बोलो, या ज्यादा टाइम में बोलो, ह्रस्व या दीर्घ। लेकिन संस्कृत में एक तीसरी मात्रा भी होती है, उसका नाम है प्लुत। प्लुत मतलब होता है लंबा खींच लेना। तो ये तीन मात्राओं में वेद जाता है। वेद में ह्रस्व मात्रा भी होती है, तो उस अक्षर को आप लंबा नहीं कर सकते, तो वेद को आप गा नहीं सकते। मजे की बात, वेद मंत्रों को जो यजुर आदि वेद हैं, इसमें आप गा नहीं सकते। गाना भी होगा तो वही टाइम देना होगा कि वो देखना है वो अक्षर, वो अल्फाबेट ह्रस्व मात्रा में है, दीर्घ मात्रा में या प्लुत मात्रा में। तो यदि प्लुत मात्रा में है तो उसको फिर छोटा नहीं कर सकते, उसको लंबा ही खींचना पड़ेगा। कोई मंत्र आदि होंगे ऐसे? पंडित जी, प्लुत का एक एग्जांपल दे दो। ह्रस्व हाँ जी, दीर्घ तो कर सकते हैं। जी जी जी, मैं अभी एक वेद मंत्रों में ही सोच रहा हूँ कौन सा मंत्र आपको जो आप लोगों ने सुना हो। जैसे एक हम लोग पुष्पांजलि में बोलते हैं ना, हरि ओम जग्नेन यज्ञमय जंता देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्य सान्यतेहनाकं महिमाम्नः सचन्त यत्र पूर्वे साद्याः सन्ति देवाः। अब इसमें देवाः ये दीर्घ, सन्ति ह्रस्व, और जो मैंने बोला पूर्वे, तो जितना समय ह्रस्व में लगेगा उससे डबल टाइम लगता है दीर्घ में, लेकिन प्लुत में अनलिमिटेड टाइम हो जाता है। ओके। उसमें ये भी नहीं कह सकते दीर्घ से डबल लगे, उसमें जितना खींचते हैं। तो एक मात्रा होती है उसमें खींचने को, इतना नहीं कि हम उसको खींचे ही जाएं, पर जैसे ओम जो जो ध्वनि है वो हमेशा प्लुत में करनी चाहिए। तीनों अक्षर कोशिश करनी चाहिए प्लुत में जाए तो। तीनों अक्षर प्लुत में जाते हैं। तो ह्रस्व से डबल टाइम दीर्घ, दीर्घ से भी अनलिमिटेड टाइम प्लुत में जाएगा। तो ये इन अल्फाबेट में ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ें रह जाती। हालांकि और दूसरी किताबों में नहीं मिलेगा। जब आप कोई वेद की किताब खोलेंगे ना, तो उसमें एक पहचान होती है इसकी, कौन सी अक्षर प्लुत है। तो उस प्लुत अक्षर की पहचान होगी कि उस अक्षर के आगे 3 ऐसा लिखा होगा। जिस अक्षर के आगे 3 लिखा हो, समझ लो वो अक्षर प्लुत में जाएगा। तो ये बेसिक एक चीजों की जानकारी। दूसरा क्या था? दीर्घ। और पंडित जी, रस और दीर्घ का भी ऐसे ही कुछ पता लगता है कि कौन सा अक्षर रस में जाएगा, कौन सा दीर्घ में जाएगा? हाँ जी, जैसे ये है ह्रस्व है, ये कौ। हाँ जी। कौ बोला ना, अब इसको हम दीर्घ बोलेंगे तो का। अच्छा अच्छा अच्छा, जो बड़े ओके। आकार में लगेंगे। और इसको प्लुत बनाएंगे तो हम लिख देंगे ती। ओके ओके ओके। तो का ऐसे करके जाएंगे सारे का ये समूह बनाओ। तो ये संस्कृत भाषा की ना थोड़ी कुछ कुछ सीक्रेट्स हैं ऐसे, जो दूसरी जगह आपको नहीं मिल पाएंगे। उनकी थोड़ी जानकारी आपको देते चलते हैं। हाँ पंडित जी, एक ऑब्जर्वेशन है, ये जो अल्प प्राण महाप्राण बताया आपने, मुझे लगता है यहाँ पे अभी मेरा बेटा इधर ही पैदा हुआ है, उनका जो है महाप्राण बोलने का ये कम रहता है। जब भी मैं अभी भारत जो है, भारत को भा नहीं बोल सकते, वो भारत ही बोलते हैं। तो जिसको भी फ है भ है और महाप्राण बोलने में बहुत मुश्किल होता है उनको, क्योंकि वैसा कोई ये नहीं है उनके पास। बहुत कम शब्द है इंग्लिश में जो महाप्राण वापर यूज करते हैं। जी 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 जी। तो वही है ना कि इसके प्रोनाउंसिएशन में पूरे शरीर के ऑर्गन सब जगह चोट पड़ती है। जैसे हमने बोला ये है द, धा, ती, और ये के द, दा और ती।
इसका अर्थ होता है धारण करता है, धारण करता है, और इसका मतलब है देता है। तो इसको बोलेंगे ददाती, ददाती, तो छोटी की मात्रा, तो ददाती नहीं बोलेंगे, ददाती। और इसको बोलेंगे दधाती। तो जल्दबाजी में हम दधाती ऐसा बोलते हैं, लेकिन ध में वो चोट नहीं लगती तो जहां लगनी चाहिए, तो पता नहीं चलता ददाती बोल रहे हैं दधाती बोल रहे हैं। तो दोनों की अर्थ, तो हम इसको ददाती को इसमें जोड़ देंगे तो अर्थ बदल जाएगा। इसका मतलब होता है देता है, इसका मतलब होता है धारण करता है। अब एक बार हाँ बोल के देखो, एक बार ट्राई करो। ददाती, दधाती, दधाती, तो दधाती। हाँ जी। तो इसमें भी जैसे अब दाव में आ है ना, तो ये आ का अक्षर खुला आना चाहिए, ददाती, ददाती। लंबा प्लुत में भी नहीं जाना है, पर दीर्घ में जाना है, ददाती, ददाती और दधाती, दधाती, ददाती। तो इसमें तो दो चीजें हो गई ना पंडित जी, एक तो द, त, थ, द, ध, तो एक तो वैसे ही द के बाद ध आया, तो जैसे इंग्लिश में भी लिखते हैं डी लिखा फिर डी एच लिखा जी, और उसमें भी फिर आगे आ की मात्रा है जी, तो इसलिए ददाती, दधाती, दधाती, डबल हो गया वो एक जी, तरह जी। से। और ये ध्यान रखेंगे कि जैसे छोटी मात्रा लगी है ना, तो छोटी मात्रा पे यदि आके हम रुकेंगे तो वो मात्रा ऑटोमेटिक थोड़ी बड़ी हो जाएगी। जैसे कि आपने बोला दधाती, तो दधाती में ती में ज्यादा टाइम नहीं लगाना है क्योंकि मात्रा छोटी है। बीच वाले अक्षर पे ज्यादा टाइम लगाओगे तो ये मात्रा अपने आप छोटी हो जाएगी। तो दधाती, ती, दधाती, तो टी पे जोर लगाएंगे तो टी वो मात्रा ई बड़ी इकार में चली जाएगी। तो ये भी संस्कृत में होता है कि यदि छोटी मात्रा है तो उससे पहले वाले अक्षर पे ज्यादा टाइम लगा लो तो वो छोटी मात्रा शुद्ध निकलेगी। यदि इसमें आके रुक जाएंगे तो फिर ये मात्रा बड़ी लगने लगती। तो ददाती बोलते ही लगेगा कि छोटी मात्रा है, बड़ी मात्रा है, तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसलिए कभी भी जब भी छोटी मात्रा हो उससे पहले वाले अक्षर को पे एक तरीके से विराम लगा के ऐसा लगे जैसे रुकने वाले हैं, तो तुरंत यहाँ आके रुक गए, तो इजी हो जाएगा छोटी मात्रा बड़ी मात्रा भी पहचानना। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन जी? तो एक सेकंड पंडित, Venkat, can you follow Venkat and Munish? Very little for me. Okay. And yeah, Subhaji, I didn't attend last week, but I'm following. Yeah, more or less. Actually, Venkat, there is a recording being done, and the last lecture recording, sort of, I will ask Abhishek to send it to me, and then I will forward it to the group. Okay, that would help. Yeah. Yes, definitely. But I think the face is, the teaching speed is pretty good. Even though I'm not following everything, but I think it is very clear. But Venkat, I feel you missed a lot. The last lecture, I think it was amazing. I can tell you. I would go back and listen. Pandit ji gave me a lot of things. I think even I studied Sanskrit for some time, but Pandit ji gave me a lot of information which I never knew. Yeah, sure. Yeah. हेलो। हाँ जी, ठीक है पंडित जी। हाँ जी, ठीक है जी। हाँ जी। अच्छा, तो एक तो ये चीज आपको पकड़, तो पहले तो आप थोड़े से अल्फाबेट पे ध्यान देंगे, थोड़ा चाहे तो कहीं से भी चार्ट प्रिंट आउट करके उन चार्ट को देखें, और ये थोड़ा सा कि कौन सा अक्षर पे ज्यादा अल्प प्राण महाप्राण प्लस इनके स्थान, तो ये बेसिक चीजों को यदि कर लिया तो हम कम से कम जब भी संस्कृत सीखे या बोलना चालू किया तो अशुद्ध नहीं बोल पाएंगे, तो एक उसमें आज अलग आनंद आएगा। जो जैसे मैंने कहा कि ये रोगनाशिनी भी है भाषा, तो यदि वहीं पे जाके चोट लगेगी तो प्राणायाम भी होता रहेगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि एक अक्षर है अंग, तो अंग में
बोलते ही यदि लंबा अंग बोला जाए तो भ्रामरी प्राणायाम हो जाता है। भ्रामरी प्राणायाम का भी वही कहे दबा के और नासिका। और अह एक है अक्षर जो हर उसके अभी सेंटेंस में आएगा, जो विसर्ग लगा देते हैं। अह बोलते ही कपालभाति प्राणायाम। तो जितना तो एक होता रामः, अब रामः बोलने से बात वही है, पर हम रामः ऐसा बोलते ही तुरंत प्राणायाम हो। तो हम राम भी बोलते हैं, पर राम शब्द जस्ट सिंपल है, एक भाषा का शब्द है, उसमें कुछ और कुछ नहीं छुपा है। लेकिन राम को ही यदि संस्कृत में बोला जाएगा तो रामः, तो रामः बोलते ही सांस एकदम से बाहर निकली झटके से। तो दिन भर ऐसे अक्षरों में विसर्ग आते आते हम दिन भर हमारा प्राणायाम होता रहता था। तो एक तो ये चीज हो गई। दूसरा कुछ एक दो अक्षर और भी हैं, वो भी थोड़े से जरूरी पड़ेंगे आगे जानकारी के लिए। जैसे एक अक्षर है जौ, जौ है ना जी। एक अक्षर है यौ, तो चौ छ ज झ या जो पांचवा अक्षर आता है ना, तो जौ और यौ ये दोनों अक्षर मिल जाएं तो जौ प्लस यौ इज इक्वल टू ज्यों। तो हम जो बोलते हैं ज्ञा जी। पंडित जी थोड़ा सा बोर्ड को अपनी तरफ को कीजिएगा, वो दिखाई नहीं दे रहा वहां पर। अच्छा अच्छा, इतना दूसरी तरफ। हाँ जी, हाँ ठीक है। जौ प्लस यौ इज इक्वल टू ज्ञों। ओके। तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ज्ञों बोलते हैं, ज्ञानी, ज्ञानी, ज्ञान, पर वो शुद्ध उच्चारण नहीं है संस्कृत के हिसाब से, क्योंकि ये अक्षर बना है ज और य मिला के। तो इसमें इन्हीं दोनों के को टच करना पड़ेगा प्रोनाउंसिएशन। तो हम इसका जो शुद्ध उच्चारण है उसको बोलेंगे ज्ञानी, ज्ञानी ऐसे करके। ठीक ठीक ठीक, ज्ञानी, ज्ञानी। हाँ जी। और हिंदी में तो ज्ञानी बोलते हैं ना, हिंदी में तो ज्ञानी बोलते हैं, ज्ञान विज्ञान। हाँ, हिंदी में ज्ञानी बोलते हैं, पर वो ज्ञानी लिखते ही ये भी लिख सकते हैं, तो ये भी आप ज्ञानी बोलेंगे, आधा ग या और अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, ठीक। तो उसमें ये नहीं आएगा। आप देखो ना, इसमें देखो आप, ये जो ऐसा बना ये जौ है, हाँ और जो इतना निकाल दिया ये, और वो यहाँ ये यौ है। आप देखो तो दोनों, यदि हम इतना मिटा दें तो ये यौ दिख रहा है आधा, जी हाँ, और इधर पूरा जौ दिख रहा है। जी हाँ, इन दोनों को मिला के ये ज्या बनता है। तो ज्ञानी ऐसे करके, न ज पूरा न य पूरा, हल्का सा दोनों का टच लेकर के बोला जाता है। एक पंडित जी इन कन्नड़ा, जब कन्नड़ा सीखा था मैं, उसमें वो ज्या नहीं बोलते थे, वो ज्ञ बोलते थे, ज्ञ। अच्छा, ज्ञ ज्ञ ज यानी ज्ञ, यज्ञ और ज्ञान। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ पता नहीं, मोस्टली वो प्रॉपर उच्चारण नहीं होगा, क्योंकि आप जैसे बोल रहे हैं तो वो ज और य कहा है। हाँ, वो थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ गया है। पूरे नॉर्थ में भी ज्ञानी, यज्ञ ऐसे बोलते, लेकिन संस्कृत के साथ शुद्ध है तो यज्ञ। यज्ञ, ओके। यज्ञेन, अब जैसे अभी मैंने जो श्लोक बोला, यज्ञेन यज्ञमय यजंत, वो यज्ञेन नहीं, यदि मैं इसके हिसाब से बोलूंगा तो यज्ञेन यज्ञमय यजंत ऐसे करके निकलेगा। वाओ, ओके। तो हमारी भी वही आदत पड़ गई है कि वो इस हिसाब से सीखते हैं, लेकिन जब पढ़ते हैं तब ध्यान आता है नहीं 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 ये ऐसा अक्षर है। तो इसको ऐसी एक दो अक्षर और भी हैं। क्ष 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 का हो, एक क्ष, हाँ जी। तो एक हम लेंगे इसको क, और एक श आता है। अभी मैंने उसको भी नहीं बताया आपको। देखो पहले, उससे पहले आपका जो प्रश्न का उत्तर दूं, एक हमारे पास है श ये वाला, ठीक है जी। एक श है ये वाला, षटकोण, षटकोण का। हाँ जी, षटकोण का। एक श है ये वाला। अब ये तीनों श हैं, तीनों में अंतर है। मैंने कहा ना, भाषा हमारी संस्कृत की इतनी वैज्ञानिक है कि जरा सा भी प्रोनाउंसिएशन इधर उधर हो, जीभ जरा सी भी आधी इंच ऊपर चली जाए, नीचे आ जाए, दाएं चली जाए बात, तो नया अक्षर बना दिया उन लोगों ने, जिससे पूरा। तो
ये जो श है ये वाला, इसको तालु से बोलना चाहिए, तालु का, जैसे जहाँ पे जैसे बोलते हैं च, च च या छ छ ज झ श। या श आप ट्राई करो जी एक बार। च छ। गो अहेड। बोलो जी चंद्रा जी या श्रीकांत जी। श श च श छ ज झ स। तो जहां च बोलने से जीभ लग रही है वहीं से ये श निकलेगा। च श च श या जी। अच्छा, दूसरा अक्षर है श, ये वाला, ये है मूर्धा, वही तालु से थोड़ा ऊपर निकल जाए, मूर्धा। तो मूर्धा की जो ट वर्ग है, ट ठ ट, इंग्लिश में भी एस बोलेंगे और एस एच लगा देते हैं, लेकिन इस अक्षर के साथ कभी कभी मैंने देखा है कुछ इंग्लिश की कलम एस और डबल एच लगा देते हैं, यदि इसको लगना है ना जी। और इसको लगाने के लिए एस और एच, और ये सिर्फ एस है ना। इसको एस तो कई जगह, हर जगह तो नहीं, पर मैंने लगभग देखा कि डबल एस क्यों होता, तो मेरे दिमाग फिर ढूंढा तो पता लगा कि ये श को बोलने के लिए ये ऐसा कर देते हैं, लेकिन उच्चारण स्थान नहीं है, कहने मतलब और जगह हमारे पास इसका उच्चारण स्थान है मूर्धा। तो जब ये श बोलना हो तो हमें सीधे ट वर्ग में जाना पड़ेगा, जहां से ट ठ ड ढ वहीं से श। तो इसका जैसे षटकोण, षटकोण, और शिव, शिव, तो जीभ ठीक दांतों के ऊपर वाले स्थान को टच करेगी, शिव। ठीक है जी। और तीसरा जो स है इसको बोलते हैं दंती सकार। दंती सकार जीभ को ता बोलने के लिए जीभ का दांतों से टच होना चालू होगा, दंत। जहां से आप ता था दा धा ता, थ थ न स स स श या तीनों का अलग अलग है, तीनों बार निकल रहा है जी। तो हम आवाज निकालते हैं लेकिन उसमें ध्यान नहीं दिया कि कहाँ से आ रहा है। टाइम लगेगा श्रीकांत उसमें, तो लगता है वीडियो रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा एक दो बारी। जी जी जी। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है संस्कृत भाषा, इसीलिए बोलते समय भी बड़ा आनंद आता है, सीखते समय भी आनंद आता है, रुचि यदि है तो बड़ा आनंद आता है। तो इन तीनों शव का अपना अपना एक स्थान है और उसको उसी हिसाब से बोलना चाहिए। तो वो जैसे हम शिव जी को बोलेंगे तो शिव जी नहीं बोलेंगे, करेक्ट, शिव बोलेंगे, तो उनका शुद्ध एक नाम बन जाएगा, एक शुद्ध अक्षर निकल के आएगा। इन्होंने भी इंग्लिश में एस एच तो लिया ही ना, मतलब सिर्फ एस नहीं रखा तीनों के लिए। तो वो एस एच लेने का क्या मतलब हुआ, रीजन, वो तो मेरे को लॉजिक नहीं मालूम, उन्होंने क्या सोच के एस लिया, उनको भी शायद कुछ जानकारी थी इस बारे में कि अलग अलग स्थान से निकलते नहीं, लेकिन इतना फर्क है। तीसरा हमारे पास एडमान से एक सा निकलता है जिसमें जो है मूर्धा वाला, तो वो शायद जल्दी से लोग यूज नहीं करते। और एक अक्षर और भी रह गया हमारा अल्फाबेट में, वो रह गया ह। तो ह का स्थान भी वही है जो क का स्थान है, कंठ। तो आप जब ह बोलेंगे तो आप कंठ से निकलेगा ह, ना जीभ टच, ना दांत टच, ना ओठ टच, सीधा अंदर से वो निकलता ह। ये अक्षर इतने रह गए। तो अभी आपका प्रश्न था कि जो श लिखना पड़ता है वो कैसे लिखेंगे, तो ये क प्लस ये वाला श, ओके, इज इक्वल टू श, ये बने। तो आप देखो तो इसमें ये तो क की तरह गया, और ये जो ऊपर जो गया है ना, ये वही है, ये वाला आधा ये और आधा ये, इस तरह करके श। तो इसमें क और श को टच करना पड़ेगा, तब शुद्ध क्षत्रिय, क्षत्रिय। हाँ, इस तरह करके ये बनेंगे। तीसरा एक अक्षर और भी हमारे प्रयोग में आता है, वो है त्र, क्षत्रिय। तो वो बनता है त और प्लस र,
बराबर त्र, ओके, नक्षत्र। 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 हाँ जी। तो ये जो 3 हैं इसको संस्कृत में नाम भी देते हैं, उसका नाम है संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर। इंग्लिश में बोलेंगे तो कंपाउंड लेटर बोल सकते हैं उसको। अच्छा, हाँ, तो संयुक्त का मतलब तो वही हुआ ना कि दो को मिलाकर जो चीज बनती है। हाँ जी, हाँ जी, संयुक्त, बिल्कुल, हाँ, मिला दी, राइट, हाँ जी। तो ये सब मिला करके ये 3 अक्षर ये ऐसे तैयार होते हैं। और भी छोटी छोटी इसमें बारीकियां हैं, उनको हम धीरे धीरे बाद में ले लेंगे, पर ये मोटा मोटा तौर जैसे कभी हम ये बोले तो हमें जानकारियां हों, ये आम तौर से भाषा में ये सब अक्षर आते पंडित जी, हैं। बोर्ड थोड़ा सा अपनी तरफ को, हाँ, बोर्ड थोड़ा सा, हाँ जी, बस ठीक है। तो इस तरह ये जरूरी चीजें जो थी वो मैंने आपको बताई, और इसमें छोटी छोटी कुछ और भी आएंगी, तो वो मैं आपको, क्योंकि इसका हम लोग जब पढ़ते थे ना तो वहाँ एक पूरा एक सूत्र था पाणिनीय व्याकरण में, उसका नाम था तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। तो उसके सूत्र की एक्सप्लेनेशन में ये सारी चीजें दी गई हैं। अकुह विसर्जनिया नाम कंठः, तो अ कु मतलब क वर्ग, अकु और ह, अकुह विसर्जनिया नाम मतलब विसर्ग, जो ये विसर्ग हैं ये जो लगेंगी, तो अकुह विसर्जनिया नाम कंठः, ऐसे करके एक लाइन दी। तो इसका अर्थ समझाते थे गुरुजी, अकुहा मतलब अ, का मतलब का वर्ग, का ख ग घ ग, और अकुह और ह, और विसर्जनिया नाम तो विसर्ग, इन सब का स्थान मिला के कंठ है। तो फॉर्मूला टाइप में उन्होंने दिए थे पाणिनि जी ने। इचु यसानाम तालुः, तो ई चु मतलब चकार, च छ ज झ, इचु यसा य, और श ये तालु, इचु यसानाम तालु, लिर्तु लसानाम दंतः, इस तरह करके सारी पूरा सूत्र में सब कुछ दे दिया था उन्होंने। तो वो हम लोग 8वीं क्लास में शायद पढ़ते थे, तब वो याद भी किया था, अब तो थोड़ा मोटा नहीं। तो उसमें जिह्वा मूलस्य जिह्वा मूलम, जिह्वा का अग्रभाग जो है वहां से भी कुछ अलग अक्षर इसमें भिन्न हो जाते हैं, जीभ के आगे भाग से क्या बोला जाता है, जिह्वा मूलस्य जिह्वा मूलम। और इसमें ओ दौतौ कंठ तालु, तो ओ जो शब्द है, ओ दौतौ कंठ तालु, कंठ और तालु दोनों से बोला जाता है। ये बहुत छोटी छोटी बारीकियां हैं, तो उसमें आप थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा, कहने मतलब ये है। तो वो मैंने बहुत कुछ जब देखा तो उसमें बहुत सारा, इसमें कम से कम 2 महीने 3 महीने निकल रहे थे। ठीक है ठीक है। वीक में एक क्लास लेंगे तो मैंने सोचा उसको स्किप कर देते हैं, मेन चीजें हम लोग ले लेते हैं, जिससे हम लोग थोड़ा आगे बढ़ पाए। तो एक तो ये चीज आपके समझ में आ गई। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो बताओ जी। तो अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो जो अच्छा, स्वर के भी अपने स्थान होते हैं, तो स्वर का स्थान भी जो छोटा अ है और आ है, ये भी कंठ से जाएगा। जैसे ह और क वाला पूरे 5 अक्षर और प्लस अ और आ, ये कंठ से जाते हैं। ई और ई ये तालु से जाते हैं, दांत के ऊपर वाला स्थान। और ए आई और आई, ए और आई ये 2 जगह से बोले जाते हैं, कंठ और तालु दोनों से, ए और आई। ए आई, हाँ जी। और अंग अंग, अब जैसे अंग अक्षर है ये अम, इसको कई लोग अम बोल देते हैं, लेकिन हाँ, लेकिन ना तो ये अम है ना अंग है, ग बोल देते हैं वो भी। इसका स्थान है अंग का ओष्ठ करके माना जाता है। अंग, तो वो पूरे भी टच ना हो, पूरे भी ना हो। और अह जो है सीधा सीधा कंठ से निकलता है। तो फिर ये लेटर जो है दो संयुक्त अक्षर है क्या? अंग नहीं, इसको एक्चुअल में 1 2 3 जैसे अंग और आह, अंग को बोलते हैं अनुस्वार, इस संयुक्त अक्षर नहीं है पर अनुस्वार बोलते हैं इसको व्याकरण की भाषा में। और आह को बोलते हैं विसर्ग। तो अनुस्वार एंड विसर्ग। इसमें एक और भी अक्षर था पर वो आगे की चर्चा थी, आपने क्वेश्चन किया तो बताता हूँ। स्वर तो जो बताए थे वही उतने होते हैं, अ आ ई, पर व्याकरण जब पढ़ने जाते हैं संस्कृत तो उसमें एक स्वर को एक्स्ट्रा जोड़ा जाता है, वो होता है लिरी। इसको भी स्वर में ही गिना है,
और सामान्य व्याकरण जब पढ़ते हैं सामान्य क्लासों में तब इसको छोड़ दिया जाता है, लेकिन जब पाणिनि और पतंजलि को पढ़ने जाएंगे तो इसको भी वॉवेल्स में गिनेंगे द्री शब्द को। पंडित जी और दो लेटर्स है हम जब पढ़े थे, ये जो ऋषि का रू होता है वो क्या होता है? वो भी आता है। एक होता है ये री, करेक्ट, ये है रस्व री, इसमें भी 2 री होती हैं और रू और एक इसमें है, इसमें नीचे ऐसा लगा होता है। तो ये मिलाकर री, तो दीर्घ बनाना हो तो ऐसे बनाएंगे, ये री। तो ये रस्व है और ये दीर्घ री है, तो इसमें रिकार और इकार मिलकर के ये तैयार होता है। पर ये इसको संयुक्त अक्षर में नहीं रखा उन्होंने, अलग शुद्ध अक्षर में रखा, अलग से रखा है, अलग। हाँ जी, कारण है। तो ये भी ज्यादा वो नहीं होते, इसलिए इनको भी, हाँ ऋषि वगैरह हम लोग जब बोलते हैं तो र और ई की मात्रा हल्की सी आनी चाहिए। लेकिन इसका कारण क्या है, जैसे मैंने क्यों इसको अलग रखा है, तो जैसे कि हम लोग आपका नाम जैसे मैंने लिखा था ना, सुभाष शब्द लिखना है तो स, उ, भ, आ, स और आ, इस तरह करके अक्षरों को तोड़ेंगे। पर इसको तोड़ते समय ऋषि लिखना हो तो री ही पूरी लिखनी पड़ेगी, और ऋषि में जो मात्रा लगी है यदि तो ई रखना है। लेकिन यदि सिर्फ ऋषि है ऐसा तो हम री लेंगे और फिर ये वाली ई लेंगे और श ले लेंगे, इसमें कोई अक्षर जोड़ेंगे नहीं अलग से। तो इसलिए ये उनसे बाहर रखा गया। स्वर में आता है पर उतना ज्यादा इसका वो नहीं है जितना और अक्षरों का है। तो एक ये हो गया, और विसर्ग है वो मैंने आपको बता दिया। विसर्ग का उच्चारण आप 2-4 अक्षर बोल के देखो जी विसर्ग वाले। जैसे मैंने लिखा रामः, बोलो चंद्र साहब जी, आप भी ट्राई करो। रामः, पूजा जी, रामः, और कोई जी, चंद्रा जी, और कोई इनमें? तो मुनीष जी, सुमी जी। Manish try saying Ramah. He wants you to say that. Ramah. 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 Correct. Right. रामः। Ramah. तो इसमें क्या है कि यदि हम बोलेंगे रामः तो महा, आप देख रहे हैं ना, महा शब्द में तो ऐसा बन जाएगा ये। हाँ, देखो रामः, बारीकी इतना ध्यान देनी कि म पे आके छोड़नी है सांस को। रामः, ओके, रामः है ना, हाँ पे जोर नहीं देना है, म पे जोर देना है। विसर्ग की खासियत होती है जिस अक्षर के साथ जुड़ी होती है विसर्ग, ये भी इसको हम विसर्ग बोलते हैं बिंदियों को। तो विसर्ग जिस भी अक्षर के साथ जोड़ते हैं हम उस अक्षर को जोर दे के बोलते हैं, ना कि विसर्ग को जोर देना है। रामः, मह, तो मह कर दिया तो ये नहीं, तो रामः बोलते ही हा पे जा रहा है जोर ज्यादा। तो विसर्ग जुड़ने से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये ध्यान देना है कि हमने विसर्ग जिस भी अक्षर के साथ लगी है उस अक्षर को जोड़ देना है। और यूजुअली विसर्ग हमेशा लास्ट में लगी होती है, एक वर्ड के लास्ट में। तो वो जो अक्षर आएगा लास्ट वाला उस पे ही ताकत लगानी है, तो महा करके। और एक तो ये विसर्ग का हो गया। अनुस्वार का भी आपको मैं बता दूंगा, जैसे गंगा है, इस तरह भी लिखते हैं और इस तरह भी लिखते हैं। तो यदि बिंदी लगाएंगे तो ये नहीं लगाएंगे, ये जो गौ लगाया, और कई जगह बिंदी हटा देते तो इस तरह करके गंगा चलता है। थोड़ी सी लगता है लाइट पड़ रही है तो नजर नहीं आ रहा बोर्ड। अच्छा, ये थोड़ा सा बंद कर देना। लेकिन कौन सा करेक्ट है? दोनों करेक्ट है? दोनों करेक्ट है, हाँ जी, इसमें कोई ज्यादा बहुत दिक्कत नहीं। बस उच्चारण पे ध्यान देना कि ना गौ पूरा निकले ना नौ पूरा निकले, गंगा। तो सिर्फ
वो जो वाइब्रेट करना होता है ना नाक को, वो वाइब्रेट करके बोलना होता है, गंगा गंगा। क्योंकि गंगा। ये, हाँ जी, क्योंकि ये पूरे शुद्ध कॉन्सोनेंट में नहीं आएगा। कॉन्सोनेंट सिर्फ 4 ही मुख्य माने जाते हैं, क ख ग घ, उसको ल छोड़ देते हैं, च छ ज झ, फिर या छोड़ देते हैं, फिर ट ठ ड ढ ण छोड़ देते हैं, त थ द ध न छोड़ देते हैं, और पा फा बा भा और मा कम। तो इसमें जो लास्ट वाले अक्षर हैं उनको थोड़ा दूसरी जगह कई रूपों में प्रयुक्त होने के कारण उनको अलग रखा गया। ये मेन 20 अक्षर रखे गए जो बिल्कुल शुद्ध हो। तो गंगा, गंगा, तो यदि ग हटा दिया हमने गंगा, और यदि इसको भी ग को भी हटा दिया ऐसे करके अक्षर निकले। ठीक है जी। समय बहुत जल्दी भागता है, सोचा काफी कुछ जो है बताएंगे आपको। नहीं, हम लोग आपको तकलीफ भी दे रहे हैं, बहुत क्वेश्चन पूछ रहे हैं। नहीं 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 नहीं, अच्छा लगता है जी, इससे पता लगता है कि नहीं तो लगातार बोलते जाओ तो लगता है सुंदरकांड कर रहे हैं क्या। तो एक तो ये हो गए, और एक चीज मैंने आपको बताई थी पहले भी कि जब भी कोई कॉन्सोनेंट होता है संस्कृत में तो वो हलंत होता है। हलंत का मतलब आधा होता है, आधा आधा। तो 2 शब्द हैं, अजंत और हलंत। अजंत मतलब जिसमें अ मिला हुआ है, और हलंत का मतलब जिसमें अ नहीं है, नहीं मिला हुआ है। तो जब भी हमें कॉन्सोनेंट बोलना होगा तो हमें उसमें स्वर को डालना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। नहीं तो आप उस कॉन्सोनेंट एक तो बोल सकते, जैसे आपने बोला, अब ये तीनों क ले लिए, कक्का, कक्का, पर यदि हम इसमें से भी अ निकाल लें, इससे भी आ निकाल लें, इससे छोटा ऐसे बड़ा दोनों आ निकाल, तो और तीनों फिर ऐसे बन जाएंगे क। अब इसको बोलना कठिन हो जाएगा, ठीक है ना जी। तो इनकी जो प्राण है वो है स्वर। जैसे ये शरीर है हमारा, तो ये कॉन्सोनेंट मानो इसके भीतर बैठी हुई आत्मा हमारा वॉवेल्स है। यदि ये निकल गई तो मुंह तो रहेगा, बोल नहीं पाएगा, आंख तो रहेंगी पर देख नहीं पाएंगे, कान तो रहेंगी, तो जस्ट ये ऑर्गन बन जाएंगे, हाँ तो एक पदार्थ बन गए। लेकिन जब तक आत्मा इसमें है तब तक हमारा ये सजीव है। तो ऐसे ही वो जस्ट मैटर बचते हैं, फिर उनमें कोई दम नहीं रह जाती कॉन्सोनेंट में, तो इसलिए उसको कहा जाता है हलंत। तो वो स्वयं हलंत होते हैं, और स्वर हमेशा स्वयं में पूर्ण होते हैं, इसलिए कहते हैं स्वयं राजन्ते इति स्वराहा, जिनको किसी हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती, जो स्वयं बोल सकते हो। तो आप ई ऊ, स्वयं ऊ को किसी की सहारे की जरूरत नहीं है। तो छोटा आ भी बोलना तो अ कंठ से निकल, बड़ा आ बोलना तो आ, उसको किसी छोटे आ को बड़ा बोलने के लिए बड़े आ की सहायता की जरूरत नहीं है, बड़े आ को बोलने के लिए छोटे आ की जरूरत नहीं है। तो स्वयं राजन्ते इति स्वराह, जो स्वयं हो, जो स्वयं प्रकट हो, या स्वयं जो जिनके अंदर ताकत हो, वो है स्वर। और जिनको जो दूसरे की जरूरत पड़े वो है व्यंजन। तो व्यंजन और स्वर की ये सबसे बड़ी खासियत होती है। तो सारे के सारे व्यंजन हलंत होते हैं। तो इस तरह करके एक सूत्र आता है, इसके बारे में कहा जाता है, जब पाणिनि जी तपस्या करने बैठे थे भगवान शिव की, तो तपस्या का उद्देश्य था उनका कि मैं कुछ जन कल्याण के लिए कुछ लिखूं, जिससे ज्ञान के लिए, तो विद्यार्थियों के लिए, शिक्षा के लिए कुछ करूं, ये उनकी धारणा थी। और क्योंकि जैसे हम लोग भाषा तो बोलते हैं, पर जरूरी नहीं कि अंग्रेज जो इंग्लिश बोल रहा हो उसको इंग्लिश की ग्रामर भी आती हो। उसको पूछ लिया जाए कि तुम आईएनजी क्यों लगाते हो वर्ब में, तो शायद उसको मालूम नहीं होगा, पर वो आईएनजी लगाता है, कमिंग, गोइंग, ईटिंग। तो ये ग्रामर एक अलग चीज है, भाषा एक अलग चीज है। तो संस्कृत बोलने वाले भी जरूरी नहीं ग्रामर को पूरा जानते थे उस समय। पाणिनि जी का था कि इसके पीछे रहस्य क्या है, उस रहस्य को मैं समझा पाऊं, जिससे प्रमाणिक बन जाए। इस उद्देश्य से उन्होंने तपस्या की। तो भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए, और शिव जी ने कहते हैं कुछ कहा नहीं, सिर्फ डमरू बजाया। और डमरू बजा करके उस डमरू के अंदर से कुछ सूत्र निकले, कुछ फॉर्मूलाज, 14 फॉर्मूलाज निकले उसके अंदर से, उस डमरू के स्वर में। अब ये वही पकड़ पाएगा
जो इसका बहुत ज्यादा रसिक है, जिसको जानकारी है, जैसे मैं हारमोनियम या सितार या गिटार पे 2-3 उंगली मारूं जस्ट, आपको तो लगेगा मैं उंगली मार रहा हूं, पर कोई रागी है जिसने राग पकड़ा, वो तुरंत बता देगा आपने ये राग में 3 उंगली लगाई, वो 3 उंगली से बता देगा, मुझे पूरी सरगम में जाने की भी जरूरत नहीं है, वो कहेगा यहाँ से ये राग निकलेगा। और जो समझदार हम लोग नहीं जानकारी है तो हम तो लगेंगे कि आप क्या छेड़ रहे हो। पर जैसे एक बार एक आदमी वो रोज बैठ के एक ही स्वर पे चिल्लाता था हारमोनियम पे, और कुछ दूसरा गाना ही नहीं, उसने एक ही स्वर को ढूंढता बजाता रहता था। पड़ोसी परेशान हो गए, दूसरे लोग परेशान है, तो एक दिन लोगों ने कहा तू रात सुबह कभी 4 बजे कभी शाम को 6 बजे ऊट पटांग टाइम पे तू एक ही अक्षर में कुछ गाया कर, हमें अच्छा भी लगे, एक ही अक्षर दबाता रहता है क्यों? तो उस आदमी ने बोला कि लोग जो दूसरे बजा रहे हैं वो तो ढूंढ रहे हैं कौन सा असली स्वर कहाँ पे, मैंने ढूंढ लिया इसलिए वहीं पे टिका हुआ हूँ। तो पतंजलि पाणिनि को जब ये जानकारी थी कि क्या डमरू से टंकार निकली है, तो उन्होंने तुरंत सारे के सारे हृदयंगम कर लिए। उस समय हम जैसे लोगों की तरह नहीं था कि तुरंत लिखें, वो सब मेमोरी आ जाती। तो 14 सूत्र निकले थे उसमें, वो 14 सूत्र 14 जो फॉर्मूलाज थे वो समझ लो प्राण थे हमारी संस्कृत ग्रामर के। उसमें कुछ है, मैं तो बहुत समय हो गया, 94 में शायद याद किए थे। उसमें पहला सूत्र है आ ई उण, दूसरा रीर लेख, ए औंग, आई औच, हय वरट, लड़, यम गणनम, झवय, खफ छठ था चट तब, कपय, सशर, हल। इस तरह करके ये 14 सूत्र थे। उसके आगे लिखा भी है इति माहेश्वराणी सूत्राणी, ये माहेश्वर मतलब भगवान सूर्य शिव के डमरू से प्रदत्त पाणिनीय को मिले, और फिर ना कोई वरदान मांगा ना उन्होंने कोई आशीर्वाद दिया, शंकर जी भी अंतर ध्यान हो गए, एक दूसरे की वार्तालाप हो गई, जो इनको चाहिए था उनको मिल गया। तो 14 फॉर्मूला से इन्होंने एक ग्रंथ रचा, उसका नाम था लघु सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी। तो उसके अंदर 4000 सूत्र उन्होंने लिखे, फिर 4000 फॉर्मूलाज, वो 14 से 4000 बनाए, जिससे कि उनका कहा जाए तो 14 का एक्सप्लेनेशन जो है वो 4000 है। और उसी से फिर मध्य सिद्धांत कौमुदी, प्रौढ़ मनोरमा और बहुत सारे दूसरे व्याकरण के शास्त्र बनते चले गए, लेकिन जननी जो है वो 14 सूत्र रहे उनके। तो संस्कृत की विशेषता ये है कि छोटी सी बड़ी से बड़ी बात को, विद्वान वो नहीं होता जैसे मैं आपके सामने 2 घंटे बोल रहा हूँ, पता लगे कि काम का सिर्फ 20 मिनट बोला, ये विद्वता नहीं है। विद्वान उसको कहा जाता है जो बड़ी सी बात को छोटा करके बोल दे, छोटी बात का बड़ा कर दे। अक्सर हम लोग मान के चलते हैं अरे साहब छोटा सा एक शब्द था, आप 2 घंटे बोले, बड़े विद्वान हो। संस्कृत ऐसा मान के नहीं चलते। अक्सर हम लोग बोलते हैं ना, आप कोई टॉपिक दे दो, तो आपने कोई टॉपिक दे दिया और मैंने उस पर 2-3 घंटे निकाल दिए, फिर कहा अभी भी समय कम है, तो आप बोलेंगे बड़े विद्वान हो। ये विद्वता। संस्कृत कहती है बड़ी बात को छोटे में बोल देना। इसको हिंदी में कहावत है गागर में सागर भरना, गागर में सागर। तो संस्कृत ऐसी भाषा की बड़ी सी बड़ी बात को छोटे से छोटे शब्दों में को प्रयोग करके कह देने की सामर्थ्य सिर्फ और सिर्फ संस्कृत में है। इसके ऐसे बहुत सारे उदाहरण आएंगे, वो मैं आपको धीरे धीरे कभी वाक्य में बताऊंगा। जैसे तमसोमा ज्योतिर्गमय, असतोमा सदगमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। अब ये तो लगता है मृत्यु से हम अमृत की तरफ जाएं, सामान्य में तो लगे तो कहाँ है अमृत, कहीं तो अमृत। तो उसे भाव जब इसका बताने जाएंगे क्यों ऐसा कर रहे हैं मृत्यु से अमृत की तरफ जाएं, तो इस पर कई किताबें भर सकते हैं। लेकिन वैसे ही फॉर्मूला है छोटे छोटे। सत्यम वद, धर्मम चर, या बुद्ध महाराज बोलते थे चरय वैती, चलते रहो चलते रहो। तो इस तरह करके बहुत फॉर्मूला टाइप में हमारी चीजें संस्कृत ने दी है। बड़ी से बड़ी बातों को छोटे से छोटा कहना संस्कृत के पास ये पावर है। तो एक तो ये हो गया जी। दूसरा थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा 10-15 मिनट। आप लेट तो नहीं हो रहे हैं अभी? 10 मिनट यदि और ले तो नहीं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ठीक है जी, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ 4 या 5 क्लासों में ना बेसिक जानकारी मैं आपको करवा दूं। एक हो गई है, 4 हमारी लगभग और रह गई, ऐसा मान के हम लोग चलते हैं। तो बेसिक चीजें आपको दिलवा दूंगा, तो उसके बाद में जैसे जैसा समय होगा हम लेते रहेंगे। ठीक है। तो थोड़ी थोड़ी चीजें इसमें छूटी हैं,
वो समय आने पर या जब जरूरी लगेगा तब मैं आपको वाक्य के साथ, उदाहरण के एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। तो हम सीधे अभी प्रवेश कर जाते हैं वाक्य रचना के लिए। तो कैसे वाक्य बनते हैं, कैसे शब्द बनते हैं और कैसे एक सेंटेंस तैयार होता है। तो कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हमारा जो पढ़ते हैं हम लोग, वो प्रेजेंट टेंस पढ़ते हैं, वर्तमान काल। इंग्लिश में 3 प्रकार के टेंस होते हैं, है ना? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। फ्यूचर टेंस को हिंदी में बोलते हैं काल, और संस्कृत में बोलते हैं लकार। ये एक ही बात है, टेंस, काल एंड लकार, इनमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है। काल भी शब्द हम लोग बोलते हैं, अब देखो कि ये काल भी संस्कृत का ही वर्ड है, सिंपल संस्कृत का है। तो इसका मतलब होता है समय, लेकिन हम आमतौर से किसी को बोलते हैं तुम्हारा काल आ गया, तो हम सोचते हैं समय खत्म हो गया। समय खत्म हो गया मतलब काल आ गया। तो काल तो हम सबका चल ही रहा है, सब समय ही चल रहा है, पर हम जहां हम समय नहीं बचता उसको हम काल मान के चलते हैं, जबकि काल का शुद्ध शब्द है कि जहां समय चल रहा हो। तो ये काल का हो गया। तो इंग्लिश में जैसे 3 टेंस हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। हिंदी में भी यही होता है, भूत, वर्तमान और भविष्य। लेकिन संस्कृत में काल होते 10 टाइप में। टेंस का जो टाइप है 10 है। तो उसको लकार बोलेंगे। जब भी मैं लकार बोलूं तो आप टेंस समझना। तो इसमें 10 प्रकार के लकार हैं, 10 टाइप ऑफ काल टेंस। तो उसमें 5 सबसे मुख्य हैं, और 5 में भी 3 हम जो जानते हैं हम उसी को लेके चलेंगे इसमें। ठीक है। क्योंकि उसमें जो बहुत आगे बढ़ जाएंगे वो फिर बहुत डीप में चला जाएंगे। तो जब एक बार 3 अच्छी तरह पकड़ लिए और रुचि आगे रही या इंटरेस्ट, तो हम फिर उसको आगे बढ़ाएंगे। तो एक तो ये चीज समझने की है। इसमें सबसे पहले हम आगे आ जाते हैं वर्तमान काल पे, यानी कि प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। ठीक है जी। इसकी पहचान सामान्य है, जैसे प्रेजेंट टेंस की वही पहचान इसकी होती। जिस वाक्य के अंत में, लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, रहा हूं, रहे हैं, रही है, ऐसे शब्द जुड़े होते हैं, वो प्रेजेंट टेंस का यानी कि लट लकार का वाक्य सेंटेंस होता है। जैसे कि मैं खाता हूं, तो खाता हूं में लास्ट में ता हूं आया ना, खा के। खा शब्द तो खाने के लिए मेन चीज है, वर्ब है वो, पर खाता हूं तो वो जो ता शब्द है वो हमें इंगित कर रहा है कि ये टेंस प्रेजेंट का है। जिस वाक्य के अंत में ता आ जाएगा, ती आ जाए, ते आ जाए, ता हूं आ जाए, तो वो प्रेजेंट टेंस का वाक्य बन जाता है। और इसको बोलते हैं संस्कृत में लट लकार। लट लकार। लट लकार। ठीक है जी। ये लट लट बोला ना आपने? लट लकार, हाँ जी, ल और ट। हाँ, लट लकार। तो इसको लट लकार को हिंदी में बोलेंगे वर्तमान काल, इंग्लिश में बोलेंगे प्रेजेंट टेंस। एक चीज इसमें और भी होती है कि इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस भी एक टेंस 4 प्रकार का होता है मुख्य रूप से। वैसे तो और भी ज्यादा आगे जाते हो हम लोग, मुख्य जो हम आमतौर की भाषा। तो जैसे आते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट, या उसको बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट। फिर दूसरा आएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा आएगा प्रेजेंट परफेक्ट, और चौथा आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस तरह करके एक ही प्रेजेंट के 4 भाग बने, है ना जी। ये मुख्य है, बाकी इंट्रोगेटिव जोड़ दो, नेगेटिव जोड़ दो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव जोड़ दो, प्लस करके मैं खाता हूं, मैं नहीं खाता हूं, क्या मैं खाता हूं, क्या मैं 2 बजे से खाता हूं, इस तरह करके। तो वो तो अलग है, पर मुख्य रूप से 4 ही रहेंगे। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट या सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस,
इन दोनों को इसमें प्रेजेंट टेंस ही माना जाएगा लट लकार में। उसके लिए अलग से कोई वर्ब या धातु चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है। मैं खाता हूं या मैं खा रहा हूं, सेंटेंस एक ही बनेगा उसका संस्कृत में। तो एक तो पहचान ये हो गई कि जिस वाक्य जिस सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं और इस तरह करके जो रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, ये जब जुड़े होते हैं वो हमारा लट लकार का वाक्य सेंटेंस होता है। तो ये मेन चीज हो गई सब। ठीक है जी। फिर इसमें एक चीज और है कि इंग्लिश में 2 नंबर होते हैं, या तो सिंगुलर नंबर या प्लूरल नंबर। इसमें 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। बहुवचन है ना, जैसे उसमें मात्राएं थी ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ऐसे इसमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो ये वचन करके आप इसमें जोड़ लेना है ना जी। दूसरा क्या है? द्विवचन। हाँ जी, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। सेंटेंस की शुरुआत कर रहे हैं हम लोग, सेंटेंस हम जैसे आगे सेंटेंस बनाने में इजी हो जाए, तो ये चीज पकड़नी बहुत जरूरी है। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, इसमें एक चीज और जोड़ेंगे, जो कर्ता होता है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, 3 चीजें होती ना सेंटेंस में मिक्स। यदि हम कोई सेंटेंस बनाए, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, और वर्ब मीन्स क्रिया, और ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म। तो मैं खाना खाता हूं, आई हो गया सब्जेक्ट, खाता हूं हो गया वर्ब, और खाना हो गया ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट मिलके एक सेंटेंस तैयार होता है मेन रूप से। तो इसमें सब्जेक्ट भी, उसमें भी सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। इसमें जो है 3 प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं, उसमें भी आएंगे, उसमें भी 3 प्रकार के उसमें भी होते हैं। उसको कहा जाए तो इसको पर्सन बोल सकते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। करेक्ट। इसमें तो ऐसे इसको बोलेंगे प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष और दूसरे में बोलेंगे मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष। उत्तम। अब तीसरा, हाँ जी बिल्कुल आपने ठीक कहा, तीसरे में हो गया उत्तम पुरुष। ठीक है जी। तो ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। लेकिन इसकी खासियत क्या है कि जब जो कर्ता मुख्य कर्ता होता है, जैसे मैं खाना खाता हूं, ये हमेशा उत्तम पुरुष होता है। मैं, ये हो गया मैं, ये हो गया जिसके बारे में बात की जा रही है। वो सेंटेंस जब आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। जैसे तुम, तो हम जिसके बारे में, जिससे हम बात कर रहे हैं, वो मध्यम पुरुष हो गया। और ये प्रथम पुरुष हो गया जैसे कोई तीसरे के बारे में हम बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तीसरे व्यक्ति के बारे में कि वो स्कूल गया, तो आप हो गए मिडिल वाले मध्यम पुरुष, मैं हो गया उत्तम पुरुष, और तीसरा जो हो गया वो हो गया फर्स्ट पर्सन। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया आपको? हो गया जी हाँ। तो इसलिए उत्तम पुरुष का आपने ध्यान रखना है कि स्वयं के लिए हमेशा उत्तम पुरुष होता है। संस्कृत ने शुरू से ही ख्याल किया ये कि उत्तम पुरुष में हमको ही दे दिया, तो आदमी को थोड़ा मुश्किल हो जाती है कि मैं ही उत्तम हूँ। हाँ जी, बस। तो ये एक चीज आप समझ लिया आपने। अब हम इसको थोड़ा सा क्या क्या बोलते हैं वो आपको बता दूं। अगली बार हम फिर इसके साथ में धातु जोड़ेंगे अगली क्लास। तो प्रथम पुरुष हो गया सह। सह, स और विसर्ग।
ये हो गया ताओ ताओ तौ, अच्छा, ताओ ते। ये हो गया ते। ते। ये जरूर याद रखना पड़ेगा यदि संस्कृत में बोलना है या कोई अब आप बोल रहे हैं तो याद आ रहा है पुराना। ये हो गया त्वम, त्वम, ये हो गया युवाम यूयम और युवाम। ये तो मध्यम हुआ पंडित जी। हाँ जी, ओ सॉरी, अच्छा एक लाइन। हाँ हाँ, तुम थोड़ा सा आगे रखना। अब इसको उत्तम पुरुष नीचे कर नहीं, दो। हाँ, उत्तम को नीचे कर दो जी, इसको मध्यम। हाँ, हाँ। त्वम युवाम यूयम, त्वम युवाम और यूयम। यूयम, या। और उत्तम पुरुष में आ जाएगा अहम, हम अहम, वयाम, अहम, आवाम। आवाम, हम sorry। आवाम वयम। हाँ जी, आवाम और वयम। श्रीकांत, याद आ रहा है पुराना? हाँ आज से हाँ, थोड़ा 50 थोड़ा साल आ रहा पहले है। का, 55 साल पहले का। ये समझ लो मुख्य चीज होती थी जो पहले हाँ जी। पढ़ाई वो तो संस्कृत के स्कूलों में जाके होता है, पर ये शुरुआत में छठी पांचवी क्लासों में शुरू हाँ जी, कर हाँ, देते हैं बिल्कुल। और ये याद करना बहुत जरूरी रहता है। तो ये अहम जो शब्द है इसका मतलब होता है मैं। तो हम जो बोलते हैं ना अहम है, बहुत ईगो है या कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, क्या क्या, वो यही मतलब है। अहम शब्द खुद के लिए दिया गया जो सारा जिंदगी यूज करते हैं। तो सह का मतलब होता है बह, तौ का मतलब होता है बे दोनों, वो दोनों, ए का मतलब होता है बेसब, सारे लोग। बेसा। हाँ जी, तो एक वचन में सह, द्विवचन में तौ, द्विवचन मतलब दो, और मोर देन टू बहुवचन। इसके लिए 3 4 का नहीं दिया, सीधा मोर देन टू, 2 से ज्यादा। तो ते, ते मतलब वे सब। तो ये प्रथम पुरुष है। जी हाँ। इसमें मध्यम पुरुष आ गया तुम। मध्यम पुरुष मतलब इसके बारे में जिससे हम बात कर रहे हैं, त्वम मतलब तुम या तू, दोनों के लिए त्वम आएगा। युवाम द्विवचन में है तो युवाम मतलब तुम दोनों, तुम एक, तुम दोनों और तुम सब बहुवचन में, प्लूरल में। यूयम, है जी, यूयम, यूयम मतलब तुम सब। यम। जी, तो उत्तम पुरुष में आ जाएगा मैं, अहम, और उत्तम पुरुष के ही द्विवचन में आएगा आवाम मतलब हम दोनों, मैं और हम दोनों द्विवचन, और बहुवचन में हम सब, वयाम, वयम। वयम। तो ये पुरुष और वचन ये थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा टेंस बनाते समय। मैं खा रहा हूं या हम दोनों खा रहे हैं या हम सब खा रहे हैं, तुरंत यहाँ पर तो जैसा ही यदि वयम लगेगा तो वर्ब भी प्लूरल लग जाएगी, और यदि द्विवचन का हमने लगाया तो वर्ब भी सेकंड फॉर्म में ही आएगी, और यदि फर्स्ट एक वचन लगाया तो वर्ब भी फर्स्ट फॉर्म में आए। तो कहने मतलब इसके आधार पे वर्ब की फॉर्म चेंज होगी, इसलिए ये रखना जरूरी है। तो अगली बार मैं बताऊंगा यही 9 प्रकार की चीजों में कि सह के साथ क्या वर्ब लगती है, तौ के साथ क्या वर्ब लगती है। तो वो 9 ये और 9 वो पकड़ लिए प्रेजेंट टेंस के, तो बाकी फ्यूचर और पास्ट का पकड़ना बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि सेम फॉर्मूला रहेगा। अच्छा, ये बदलेंगे नहीं। ये क्यों नहीं बदलेंगे? वह जाता है या वह गया या वह जाएगा, तो वह तो वही रहेगा। राइट। ये ना प्रेजेंट में बदलेंगे, ना पास्ट में बदलेंगे, ना फ्यूचर में बदलेंगे, सिर्फ वर्ब चेंज होगी। तो इसलिए ये मुख्य चीज हो गई, इसको तो बिल्कुल चेंज नहीं होना है। तो वर्ब जब जोड़ेंगे तो उसके साथ हम हर टेंस के साथ वर्ब में चेंज आएगा। तो जैसे इसके साथ जोड़ेंगे वह जाता है, एक मैं सिर्फ उदाहरण देता हूं फिर बंद करूंगा। तो वह जाता है शब्द है, वह जाता है, ठीक है जी। तो ये कौन से टेंस का बाकी हुआ? प्रेजेंट टेंस का, वर्तमान काल का। क्यों हुआ? क्योंकि इसके अंत में लास्ट में लिखा है ता है, ये पहचान होगी मेन। ता है, या वह जाती है तो ती है, वह जाते हैं तो ते है, जितने भी अक्षर आएंगे ता से रिलेटेड वो सब इसमें। तो वह की संस्कृत हमें ये मिल गई सह, तो हमने रखा स गच्छसि। नहीं, और पहले के साथ में अब अगली बार आपको बताऊंगा तो ती लगता है पहले के साथ, इसके साथ
लास्ट में। तो जाने की जो संस्कृत होती है उसको बोलते हैं गच्छ। गच्छ मतलब होता है जाना। और व्याकरण के और गहरे में जाएंगे तो जो उसका रूट वर्ड है वो है गम। गम गम मतलब होता है जाना। और इसको जब प्रयोग करते हैं तो गच्छ में प्रयोग करते हैं। ये गम जो है गच्छ बन जाता है, उसके पीछे लॉजिक है, व्याकरण का एक फॉर्मूला है, गम कैसे गच्छ बन जाए। अब ये हम रूट वर्ड मान के चलेंगे गच्छ। इस गच्छ के साथ भी सब में देखेंगे तो मैं जाता हूं तो सहा मतलब मैं, ये बह जाता है तो सहा मतलब वह, और फिर ये लगाया हमने गच्छ। अब चूंकि ये पहला है और एक वचन है तो इसलिए पहला एक वचन में ती लगाना पड़ेगा, तो गच्छति, सह गच्छति। ऑब्जेक्ट लगाना भाई घर जाता, सह गृहम गच्छति, तो बीच में हम गृहम जोड़ देंगे। तो मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि संस्कृत में सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब ऐसा रूल है। इंग्लिश में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इंग्लिश में ऑब्जेक्ट लास्ट में जाता है, वर्ब बीच में आती है। संस्कृत में वर्ब लास्ट में जाती है, ऑब्जेक्ट बीच में आता है। जैसा हम सेंटेंस बोलते हैं, मैं खाना खाता हूं, ऐसी जाएगा मैं, अहम, खाना, भोजनम, और खाता हूं खादति खादामी। तो ये एक जैसा बोला जाएगा वैसे ही उसको लिखते चले जाएंगे। लेकिन इंग्लिश में हम वर्ब को उठा के बीच में ले आते हैं, ऑब्जेक्ट को ले जाके लास्ट में डाल देते हैं। वो आई एम ईटिंग फूड, आई एम ईटिंग फूड। तो उसी यदि हम इसको ट्रांसलेट करें वर्ड बाय वर्ड तो मैं खा रहा हूं खाना, ऐसा बनेगा। आई एम ईटिंग द फूड है ना जी, तो मैं खा रहा हूं खाना। इसमें होगा मैं अहम भोजनम खादामी। ठीक है जी। तो अगली बार हम ये जो तीता अंति वगैरह जो इसका वर्ब की जो फॉर्म लगती हैं वो हम चार्ट बनाएंगे और 10-15 वाक्य तैयार कर लेंगे, सेंटेंस। ठीक है। और कुछ वाक्य जो है मैं कोई भी बोलेंगे आपस में तो आप लोग मतलब बना सकते हैं खुद भी। तो 20, 25, 30 वाक्य ले लेंगे, सब मिल करके आपस में बनाएंगे तो कम से कम एक क्लियर हो जाएगा। पहले 100 के साथ बनाएंगे, फिर हम तौ के साथ बनाएंगे, फिर हम ते के साथ बनाएंगे। ठीक है जी। तो अच्छा। हाँ जी, तो ये मुख्य हो गए, ये आप जरूर याद कर लेना और दिमाग में रख लेना। सह तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम, इतना तो जरूर याद रखना पड़ेगा तीनों टेंस के लिए। ये मेन चीज है। वर्ब चाहो तो आप लिख के रख सकते हैं, फिर धीरे धीरे याद करेंगे। 9 चीजें बहुत याद है। धन्यवाद पंडित जी। अब एक चीज सवाल पूछना है कि जैसे हम लोगों का जो पायलट क्लास है तो अब वो मेरे को दिखाई दे रहा है कि 4-5 क्लासेस में हमें काफी समझ आ जाएगा संस्कृत किस तरह बनी है, किस तरह बोलना है, किस तरह लिखनी है जी। तो जब हम रेगुलर क्लास करेंगे तो आपको क्या लगता है कितनी क्लासें मिनिमम होनी चाहिए? एक्चुअली में क्या है कि जैसे अभी तो मैं काफी भागा यहाँ से है ना, जैसे अभी 1 घंटे, ये कम से कम 3 घंटे 3 क्लासों में जाएगा ये सिलेबस। पहली बार हम क्योंकि बुलवाएंगे भी, कहीं किसी का कंफ्यूजन है, नहीं बोलना आ रहा है तो 2-4 बार उससे प्रोनाउंसिएशन करेंगे, तो उसमें टाइम काफी जाएगा 1 घंटे में। सुभाष व्हाट आई थिंक इज पंडित जी का अगला क्लास जो है, आई थिंक द प्रीवियस क्लास, दिस क्लास एंड नेक्स्ट क्लास together we can combine and make it six classes, because by the end of 6th class people will be able to know all the letters, all the some intricacies of the letters, all these present past tense, and lastly they can make sentence. So I think we can tell them that it starts with introduction where they can learn the letters and ends the classes end with writing sentence. Or saying sentence. So what you're suggesting that we make the decision after the next class? Yeah, I believe so. No, we can make decision right now, but what will happen is we might end up having the 3rd class only for us separately. So now we have the grip exactly what Pandit ji will be teaching us in different classes. So what we can do is we can prepare kind of a syllabus, like what goes in 1st class, what goes in 2nd class. So we can give some introduction to people
and set expectations for the people who are coming to the class, so they know exactly what to expect. Srikanth, So you and it's So my Srikanth, question is, yeah, you Srikanth, and my Subhaji will question be is, teaching I assistants, don't right? think You कि will be, yeah. you both Yes. know more. I don't think कि 10 classes will be enough. So क्योंकि 10 क्लास में ज्यादा कुछ समझ नहीं आएगा लोगों को. No. These 10 classes will be start. It will start the students. What we Okay. can do. So what you are saying, introduction, 10 classes, and after that, if people are interested, then we can. Yeah, we will see how people react. Okay. If they want more, we can have it. Or what I was saying earlier, like we can continue these classes outside, like the way we are doing right now. So Right. it doesn't need, it doesn't have to be in Dell. We can be outside. Anybody interested? Yeah. This we can continue as long Exactly. as long Exactly. as is available. So as far as Dell is concerned, we will define syllabus and set expectations and give some introductory material, and we will have, like, as Panditji goes by, like the way I did last time, we will have some translation. Maybe 15 minutes he will talk. We will talk in English and tell them what he said, and we can entertain their questions if they want. Okay. All right. I also have a suggestion. Yeah. Go ahead. If towards the end, if Panditji can recite maybe one or two shlokas or some lesson Wow. I in love that Sanskrit, suggestion. so people get to know the melodic way of chanting in Sanskrit. And also, I know I have attended several pujas at the temple, at the mandir, with Panditji. So, and also explain at the end, explain in English what those shlokas mean. Amazing suggestion. I love it. Yeah. So we in the beginning we get the technical education on what are the letters, how to combine the letters into different sounds, how to form a sentence, and then at the end, what is the end result? It is our Vedas. So pick maybe one or two very famous and very meaningful. That we can give a short discourse. Today he said about that, like Mrityorma Amrutangamaya. I think that one shloka can be there at the end, and he can tell the meaning also. Yeah, it's perfect. Correct. Okay, so Srikanth, what we can do, we can discuss it next week. Yeah. And then we can tell Panditji how sort of we want to go for general people, and this continue. Okay, perfect. Panditji, summary में we are all become your fans. आपका संस्कृत का fan हो गए हैं हम अभी. तो लेकिन ये कह रहे हैं कि संस्कृत की क्लास तो ये क्लास तो चलती रहने दो. हम चाहे हम जिंदगी भर अटेंड करते रहेंगे. लेकिन अभी हमारे अभी वहाँ के जो श्रोता होंगे या क्लास विद्यार्थी, उनके लिए हम अभी आप जो बोले 3 क्लास का उसको हम थोड़ा बांट देंगे और उनको पहले बता देंगे कि क्या पढ़ाने वाले आप, तो वो तैयारी करके आएंगे, क्योंकि उनको ना हिंदी आएगा. अभी सबको हिंदी आया नहीं है तो भी वो आपको फॉलो कर सकते हैं. तो उनको बता देंगे कि क्या बोलने वाले हैं. और एक मुनीश जी का एक सजेशन था कि आप जब क्लास खत्म होता है, लास्ट में 5-10 मिनट में 1-2 श्लोक आप सुनाइए और उसका मीनिंग भी बता सकते हैं, तो लोगों को पता चलेगा कि तुम जो सिखाया है उसका उपयोग कैसा होता है. नहीं, बहुत अच्छा मिलेगा. उसकी तैयारी मैंने की थी आज. ओके, ठीक है. मैंने कहा चलो समाप्त करेंगे तो मैं जरूर बोलूंगा. परफेक्ट. थैंक यू. ओके, गो अहेड. नहीं, उन्होंने बहुत अच्छा सजेशन दिया. उनको क्योंकि ये परंपरा भी रही है, जब समाप्त की तरफ ले जाएं तो कोई अच्छा सा सेंटेंस देके हम विराम को दें. ओके, थैंक यू. और पंडित जी, वो जो था ना मंत्र जो सबसे पहले बोलते हैं हम सरस्वती पूजा का, वो मेरे को भेज दीजिएगा, मैं ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूंगा, जिससे कि सब लोग उसको पढ़ सकें, और जिनको हिंदी नहीं लिखनी आती वो इंग्लिश में उसको इंग्लिश में भी ये कर सकते हैं, वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, कम से कम बोल सकते हैं उसको. जी, मैं आपको वो भेजता हूँ. और सबको होमवर्क करेंगे, सबको जो भी आएंगे पहले वो श्लोक बोलना चाहिए.
So when you start the class, Saraswati Namastubhyam Varade Karamarupini Vidyarambham Karishyami Siddhir Bhavatu Me Sada. बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, सब लोग साथ में बोलेंगे तो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और बस अब ये तो चलती रहेगी क्लास और चलती रहनी चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान तो अब जा नहीं पाएंगे आप। नहीं, जरूर तो समय का सदुपयोग। यहाँ की सरकार ने कह दिया है कि लेवल 4 पे पहुंचा दिया इंडिया को, कि किसी को भी इजाजत नहीं है जाने की। हाँ, बहुत बुरी। I think Subhash he wants to say some shloka. Sorry, Pandit ji wants to say some shloka. हाँ, sorry. अच्छा। हाँ, तो एक श्लोक बोलते हैं, उसके बाद फिर विराम देंगे। पहले हम लोग विद्यार्थी का है, जो हम सीख रहे हैं, हम लोग स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट के क्या रूल और क्या रेगुलेशंस और क्या होना चाहिए, उसके बारे में आज मैं बताता हूँ। अगली बार से कुछ दूसरे नीति श्लोक ले लेंगे। ठीक है। तो 5 लक्षण बताए हैं विद्यार्थी के, स्टूडेंट के 5 सिम्टम होने चाहिए, ऐसा तो वो एक्चुअल स्टूडेंट बनता है संस्कृत में। उसको बोलते हैं काक चेष्टा, वको ध्यानम, श्वान निद्रा, तथैव च अल्पाहारी, गृह त्यागी, विद्यार्थी पंच लक्षणः। Oh my God. Okay. का मतलब तो काक चेष्टा मीन्स एक मिनट, मैं ये लोगों को थोड़ा बताता हूँ और आप बाद में एक्सप्लेन करो। Munish and Venkat, what the shloka he is saying is, it is about who is a student. Student should have these 5 characteristics. So he's going to explain what those 5 characteristics. This shloka actually 5 qualities of a good student. Okay, let's see whether we have them. Yes. We don't have it, but we will get it. You both have it. I can say you both have it. हाँ, पंडित जी। तो फर्स्ट है उनकी क्वालिटी है कि काक चेष्टा। काक मीन्स कौवा, क्रो। हाँ। चेष्टा मीन्स चालाकी। ओके। अलर्ट रहता है ना कौवा, कहीं भी। Crow is very alert. हाँ जी। Student should be alert all the time. हाँ जी, like crow. Okay. तो काक वको ध्यानम, बक बोलते हैं बगुला को, जो व्हाइट कलर का होता है, क्या बोलते हैं उसको, जो नदी किनारे इंडिया में जो खेत में पानी चलता था, व्हाइट कलर के आ जाते हैं, बगुला जिसे स्वान क्रेन ओके, जो एक टांग पे, जिसके लाल रंग की वो होती है। हाँ जी, एक टांग से खड़ा रहता है वो उस पे पानी में, क्रेन बोलते हैं, जो एक पैर पे खड़ा हो जाता है। हाँ जी, तो डक मीन तो बतख होती है ना, और बगुला के लिए बतख तो तैरती है, वो तो स्वान हो गई। स्क्रेन करके बोल रहे हैं। हाँ, क्रेन ओके, क्रेन। अच्छा, तो बको ध्यानम, बगुले को आप कभी देखेंगे, अब यहाँ तो पता नहीं, इंडिया में जैसे हम लोग खेतों में पानी उनी है, नदी किनारे, उस बगुले की आदत है कि वो नदी में जाके एक पैर नीचे रखे, एक पैर ऊपर छुपा लेता है अपनी बॉडी में, और बिल्कुल बिना हिले डुले शांति से, ऐसा लगता है जैसे कोई योगी महात्मा बैठा है, सफेद कपड़ा ओढ़ के, ब्रह्मचारी तपस्या कर रहा है, ऐसा लगता है। तो इसलिए हम भारत में कहावत है कि आप बगुला भगत हैं, कि जैसे ही मछली आई तुरंत चोंच डालेगा और पकड़ लेगा, उड़ जाएगा। तो वैसा ध्यान होना चाहिए कि न नदी से लेना देना, ना इधर एटमॉस्फेयर से लेना देना, अपनी मछली पे टारगेट रखना, उसी का कंसंट्रेशन चाहिए, फुल कंसंट्रेशन। हाँ जी, तो बको ध्यानम ऐसा स्टूडेंट की सेकंड क्वालिटी। तीसरा आगे श्वान निद्रा, श्वान बोलते कुत्ता को, डॉग, और निद्रा मीन्स नींद बहुत कम होनी चाहिए। तो कुत्ता दिन भर भी लेटा रहेगा, लेकिन इतना अलर्ट रहता है, जरा सा ऐसे किया है, कुछ किया, कुछ बाद एकदम से उठ के बैठ जाता है। तो कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए इस विद्यार्थी की। So you should hardly like sleep, but you are aware of everything. जी। और चौथा है अल्पाहारी, विद्यार्थी को विद्या पढ़ते समय अल्पाहारी, अल्प मतलब थोड़ा, आहारी मतलब भोजन करने वाला, तो अल्पाहारी, अल्प आहारी, थोड़ा खाने वाला। Eat less, not much, तो नींद आ जाएगा, नहीं तो बहुत खाएंगे। करेक्ट, बिल्कुल।
अल्पाहारी और गृह त्यागी। गृह त्यागी का अर्थ पुराने समय में तो जैसे तक्षशिला, नालंदा और दूसरी यूनिवर्सिटी में चले जाते थे पढ़ने के लिए, गुरुकुल में जाते थे। तो अब ऐसा बोला जाता है कि यदि एक तो अर्थ होता है कि टीचर को घर में बुला लिया, हम पैसे वाले हैं या कुछ भी है या कुछ, तो वो विद्या का जो इफेक्ट आना चाहिए, विद्या तो आ जाएगी लेकिन उसका जो इफेक्ट है विनम्रता, विद्या ददाति विनयम, वो नहीं आ पाती है। तो गृह त्यागी का अर्थ है कि घर से बाहर निकल के ही जाना चाहिए पढ़ने के लिए। घर में विद्या आने से विद्या का अच्छा इफेक्ट जो आना चाहिए वो नहीं आता है। तो इसलिए अल्पाहारी, गृह त्यागी, घर को छोड़ देने वाला। पुराने समय में घर को छोड़ देते थे जी हाँ, 5 साल 10 साल के लिए, जो भी सिलेबस होता था उस हिसाब से। तो ये विद्यार्थी पंचलक्षण, ये विद्यार्थियों के 5 लक्षण मुख्य रूप से रहते थे, जिससे विद्यार्थी का एक विद्या भी आती थी और विद्या ददाति विनयम, जो विनय आनी चाहिए, जो विद्या का पाने के बाद जो व्यक्तित्व होना चाहिए, पर्सनैलिटी होनी चाहिए, वो आ जाती। तो एक ये श्लोक हो गया। एक इसी से जुड़ा हुआ है कि विद्यार्थी को हमेशा संघर्षशील होना चाहिए। तो उसके लिए कहते हैं उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि नहीं मनोरथाः, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। कहते हैं उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति। उद्यमेन मतलब स्ट्रगल करते रहने से, कर्म करते रहने से ही सिद्ध्यन्ति, सिद्ध होते हैं मतलब सफल होते हैं। कोई भी संघर्ष करने से ही सफलता मिलती है। कार्याणि, कोई भी काम में, सारे काम, बहुवचन है तो कार्याणि नहीं मनोरथा। मनोरथ मतलब सिर्फ इमेजिनेशन से नहीं, सिर्फ सोच विचार से नहीं, सिर्फ अपना ऐसे नहीं कि हाँ वो कर लिया। एफर्ट डालना चाहिए, सिर्फ सोच के नहीं चलेगा, सोच के नहीं चलेगा। तो उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, कर्म करने से, उद्यम करने से। उद्योग जो शब्द बना ना भारत में, उद्योग, वो उद्यमेन से ही बना है। उद्यम करना, प्रयास करना, संघर्ष करना, उसके ही से ही सारे कार्य बनते हैं। नहीं मनोरथा, सिर्फ घर में बैठे मनोरथ करने से नहीं होते। कैसे? एग्जाम्पल, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य, जैसे सुप्तस्य मतलब सोए हुए, सोते हुए, सिंहस्य मतलब शेर के मुख में, प्रविशन्ति मुखे मृगाः, प्रवेश नहीं करता हिरन जाके मुझे खा लो तुम्हें भूख लगी होगी। शेर को भी उठ के संघर्ष करना पड़ता है, जंगल में भाग दौड़ करनी पड़ती है, ढूंढना पड़ता है शिकार, तब उसको मिलता है। तो जंगल के राजा को भी भूख मिटाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो हमको भी कुछ प्राप्त करना हो तो उसके लिए संघर्ष करना चाहिए। ये विद्यार्थी का एक लक्षण रहता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। अभी तो इनमें से कोई लक्षण है नहीं, लेकिन धीरे धीरे आ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके जी, सर्वे धन्यवाद, नमस्ते, नमस्ते, सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भवेत्। Thank you, Pandit ji. Okay, Thank you.